वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने यूनिट 4 का टॉपिक नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स, तंत्र विश्लेषण की प्रविधियां, जिसमें दो प्रकार की टेक्निक है, पर्ट और सीपीएम, ये हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली दोनों ही टेक्निक में मैंने आपको बताया था हमारा जो पहला स्टेप होगा वो नेटवर्क डायग्राम बनाना है। नेटवर्क डायग्राम के लिए मैंने आपको कुछ टूल्स और कुछ रूल्स आपको बताए थे। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे डिस्कस किया था, क्रिटिकल पाथ क्या होता है। क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, कंप्यूटेशन मेथड और एनालिटिकल मेथड। नेटवर्क डायग्राम में टूल्स मैंने आपको बताए थे, एक्टिविटी को एरो लाइन से शो करते हैं, इसमें टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी लगेगी। इवेंट को हम सर्कल या स्केल से शो करते हैं। ये किसी भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहलाता है। डमी एक्टिविटी को हम डॉटेड एरो लाइन से शो करते हैं। कई बार डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए डमी एक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद मैंने आपसे रूल डिस्कस किए थे। रूल्स में मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क डायग्राम शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इन प्रोग्रेसिव मैनर। नेटवर्क डायग्राम बाएं से दाएं और आगे की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सिंगल होना चाहिए। एक ही बिंदु से शुरू होकर एक ही बिंदु पर समाप्त होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी साइक्लिकल नहीं हो, यानी हमें स्केल का यूज करना है। एनी एक्टिविटी नॉट शुड बी क्रॉस्ड ईच अदर। कोई भी एक्टिविटी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, पर डमी का यूज कम से कम करना है। फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डायग्राम बनाया। डायग्राम बना के हमने क्रिटिकल पाथ, और क्रिटिकल पाथ के लिए मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ है वही आपका क्रिटिकल पाथ होता है। क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करने के एक्चुअली दो मेथड हैं। फर्स्ट वन कंप्यूटेशन मेथड एंड सेकंड वन एनालिटिकल मेथड। कंप्यूटेशन यानी गणनात्मक विधि, ये मैंने इससे पहले आपसे डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, कि हम डायग्राम बना लेंगे टूल्स और रूल्स का यूज करते हुए, फिर जो भी वेरियस पाथ्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। इनमें जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ होगा वही हमारा सीपी कहलाएगा। आज इसी क्वेश्चन को हम एनालिटिकल मेथड से समझेंगे। एनालिटिकल मेथड क्या होता है, तो देखिए एनालिटिकल मेथड, पहली बात तो दोनों ही मेथड से सीपी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट, हालांकि ये तो प्रोजेक्ट छोटा सा ही है, इसमें बहुत कम एक्टिविटीज हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें एक्टिविटीज और इवेंट की संख्या बहुत अधिक होती है, वहां पर हमें एनालिटिकल मेथड का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं एक बार इस छोटे से क्वेश्चन के द्वारा आपको एनालिटिकल मेथड एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एनालिटिकल मेथड के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ई और एल वैल्यू। सबसे पहले आप दो वैल्यू कैलकुलेट करें, ई वैल्यू और एल वैल्यू। ई और एल वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिए ई वैल्यू का मतलब होता है अर्ली स्टार्ट, और एल वैल्यू का मतलब होता है लेट फिनिश। तो किसी भी एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अर्लीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और फिनिशिंग जो है वो लेट फिनिशिंग क्या है, ये हमें पहले कैलकुलेट करना है। पहले ई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर E1, यहां से हमारा नेटवर्क डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा जो अर्ली स्टार्ट पॉइंट है, क्योंकि यहां तक अभी कोई समय नहीं लगा है, हमने नेटवर्क को, प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया है, तो E1 ऑलवेज 0 होगा। अब आप निकालें E2। देखिए E2, E1 से E2, 1 to 2 एक एक्टिविटी है, यानी E2 इवेंट पर एक ही एक्टिविटी आ रही है,
मीन्स हेड यहां है और ये कहां से आई एक्टिविटी, 1 से। 1 पर आपका ई वैल्यू कितना है, 0, और 0 में ड्यूरेशन ऐड कर दें। 0 में ये ड्यूरेशन ऐड करेंगे, 0 + 20, तो E2 कितना आएगा, 20। इस तरीके से हमें असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में ई वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब E3 आपको ये देखना है कि E2 से E3 एरो यहां से आ रहा है, तो इनसे E3 कैसे कैलकुलेट करेंगे। E3 कैलकुलेशन का तरीका, E2 प्लस ड्यूरेशन, E2 प्लस ड्यूरेशन। E2 पर वैल्यू कितनी है, 20, और ड्यूरेशन कितना है, 10, ड्यूरेशन है 10, सो 30। बट E3 पर एरो यहां से भी आ रहा है, 1 to 3, यहां से भी एरो आ रहा है, सो दूसरा हुआ E1 प्लस ड्यूरेशन, E1 प्लस ड्यूरेशन मीन्स 0 + 25, ये आएगा 25। कहने का मतलब ये है कि जब E3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, E3 पर आपका जो एरो है वो 2 जगह से आ रहा है, यानी हेड इसका यहां है, टेल 2 जगह है। तो आपको ये देखना है, एक तो इस हेड की टेल यहां है, तो 20 + 10 30 हुआ। एक इस हेड की टेल यहां है, 0 + 25 25 हुआ। विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा हो, तो क्या ज्यादा है, 30। सो E3 इज इक्वल टू 30, E3 इक्वल टू 30। अब इसके बाद E4 कैलकुलेट करना है। तो देखिए E4 में भी आपको ये देखना है कि आपका 2 जगह से आ रहा है, 20 + 12, 20 + 12 कितना हुआ, 32, और 30 + 6 36, विच एवर इज मोर। देखिए जब E4 कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी वही तरीका है। E4 के लिए 20 + 12 और 30 + 6 32 और 36, विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा हो। तो E4 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 36। E4 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 36। अब E5 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए E4 से आ रहा है एरो, 36 + 10 46। तो पहले आप बढ़ते हुए क्रम में आप ये कैलकुलेट कर लें। अब इसके बाद ई वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अपन नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। ई वैल्यू के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है एल वैल्यूज, लेट फिनिश। अब हमें क्या करना है, ई वैल्यू E1 से लेकर हम E5 तक गए बढ़ते हुए क्रम में, एल में उल्टा चलना है। सबसे पहले L5, हमेशा फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पर वैल्यू सेम होंगी, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पर वैल्यू सेम होंगी। तो L5 इक्वल टू E5, सो L5 कितना आएगा, 46। अब L4 अपने को अब रिड्यूस करना है, 46 - 10 36। कहने का मतलब यहां पर टेल है, हमें देखना है इसका हेड कहां है, हेड 5 पर है, तो 5 पर वैल्यू कितनी है, 46, 46 में से 10 लेस किया, 36। L3 में इसका हेड कहां, टेल यहां है, L3 पर हेड कहां है, 4 पर, सो L4 कितना है, 36, 36 में से 6 गया, 30। यानी अब अपने को रिड्यूस करना है, लेस करना है। अब L2 के लिए आपको क्या करना है, यहां टेल हेड कहां है, L3 पर वैल्यू कितनी है, 30 में से 10 गया, 20। अब L1, अब देखिए L1 पर 2 टेल है, एक तो ये 2 से हेड आ रहा है और एक ये 3 से आ रहा है। तो जैसे हमने अब L1 कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए एक तो आपका L2 माइनस ड्यूरेशन,
और दूसरा है L3 माइनस ड्यूरेशन, L2 माइनस ड्यूरेशन और L3 माइनस ड्यूरेशन। तो L2 कितना है 20, ड्यूरेशन कितना है 20 माइनस 20 ये हुआ 0। और L3 पर ड्यूरेशन कितना है, L3 वैल्यू कितनी है 30, ड्यूरेशन कितना है 25, सो वैल्यू आएगी 5। यानी जब L वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब हमें ये देखना है कि यहां पर 2 टेल हैं